Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's the Hindu news discussion जो कि CLAT, ALIT, DULLB, LLM, NLS एट अनदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। आज का आप लोगों से क्विज का क्वेश्चन है, हाउ मेनी फ्रीडम्स आर गारंटीड बाय आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम के अंडर में कितने आपकी फ्रीडम्स जो हैं वो आपको गारंटी करी गई हैं हमारे संविधान के द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। आर्टिकल 19 याद करिएगा, अपने आप आपको इसका जवाब मिल जाएगा। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, DULLB, NLSET, एलिट यूजी एंड पीजी के कोर्सेज, मॉक टेस्ट। आप डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे डेमो भी हैं, देख लीजिए। बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस हैं। फिर भी कोई डाउट आता है तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट भी हमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे आज के एडिटोरियल्स की। 3 आर्टिकल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक तो आपका सेडिशन से रिलेटेड आर्टिकल आया हुआ है, दूसरा मैरिटल रेप से रिलेटेड आर्टिकल आया हुआ है, और तीसरा जो आर्टिकल है वो है रशिया वर्सेस नेटो। तीनों आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। एक स्टूडेंट का मुझे कंप्लेन आया था कि सर जो वीडियो में आपकी स्क्रीन के वजह से थोड़ा सा छुप जाता है, तो अभी मैंने नया तरीका यूज किया है। आई होप आपको चीजें प्रॉपर क्लियर दिखें, कुछ छुपेगा नहीं, ठीक है। इन अबियंस ऑफ सेक्शन 124A अ प्रोविजनल रिलीफ। यार देखो, ये आर्टिकल कुछ नया नहीं है, हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। किस चीज के बारे में है? सेडिशन के ऊपर जो सस्पेंशन लगा दिया है काइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने, उसके ऊपर है। एक बार रिवाइज काइंड ऑफ कर लेते हैं इसे। देखो अभी हुआ क्या। पहले तो केस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। SG वोम्बटकरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर 3 जज की ये बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जिन्होंने सस्पेंड कर दिया है ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 124A ऑफ IPC। 124A ऑफ IPC जो है वो डील करता है सेडिशन के बारे में। सेडिशन के बारे में पूरा हमने डिटेल में इतिहास एंड ऑल डिस्कस कर रखा है, रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं, बस हमको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं। जिनको नहीं पता है कि सेडिशन क्या है, जिन्होंने पहली बार देखा है, तो हम लोग हिंदू के थंबनेल के ऊपर ना टॉपिक का नाम डाल देते हैं जिस दिन जो कवर होता है, तो पिछले एक वीक के अंदर ही चेक कर लेना, सेडिशन का हेडिंग डाला होगा थंबनेल पे, तो वहां से आप देख सकते हो। तो ये जो केस था SG वोम्बटकरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने सस्पेंड कर दिया है 124A ऑफ IPC, जो कि बात करता है सेडिशन के बारे में। अब देखो, ये ब्रिटिशर्स के जमाने का कानून था और इसको बेसिकली लाया इसलिए गया था कि भारतीयों की आवाज को दबाया जाए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। बट ये आजादी के बाद जब इसको आगे बढ़ाया जा रहा था तो इस पर काफी डिबेट भी हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कि इसको नहीं रखना है, कि भैया जब आजाद हो चुके हैं तो अभी भी इस तरीके के लॉ को क्यों रखना है। लेकिन ये लॉ जो है वो रह गया, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट आज तक आई है सभी ने इसको अपने हिसाब से यूज किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर करते हुए इसको सस्पेंड किया है, साथ ही साथ समय भी दिया है गवर्नमेंट को कि आप इस पर विचार करके जो भी आप करना चाह रहे थे करिए। अब यहाँ पे देखिए, इस पे काफी सारी गवर्नमेंट जो है वो नाखुश भी है, मतलब काफी सारी, मतलब गवर्नमेंट के काफी सारे मिनिस्टर्स जो हैं या बंदे जो हैं वो काफी नाखुश भी हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम लेजिस्लेचर्स, या पार्लियामेंट जो है उसका डिफरेंट काम है, एक दूसरे काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और काफी सारे जानकारों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने काइंड ऑफ इंटरफेयर कर दिया है यहाँ पे लेजिस्लेशंस के काम के अंदर। तो ये है, तो दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट। तो उसी को हमने रिवाइज टाइप का कर लिया है। अब देखो यहाँ पे श्रद्धा चौधरी जी के द्वारा एक आर्टिकल लिखा हुआ है, दिस दिल्ली हाई कोर्ट स्प्लिट वर्डिक्ट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड। मैंने ये आर्टिकल भी पूरा डिस्कस किया हुआ है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आप लोग 2 से 3 दिन के सेशन में डिटेल में देख सकते हैं, पर हम फिर यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। देखो केस का टाइटल क्या है, RIT फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट में 2 जजेस ने डिफरेंट ओपिनियन दिए हैं, ठीक है। एक जज थे आपके जस्टिस राजीव शेखधर। इनके द्वारा ऐसा कहा गया था कि जो IPC का सेक्शन 375 है और उसका जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्लॉज क्या कहता है कि 15+ अगर वुमेन है और उसकी शादी होती है तो उस तरीके के शादी के बाद जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है इट विल नॉट अमाउंट टू द रेप, चाहे वो फोर्सफुली हो। बट इसी में अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। जैसे कि कर्नाटका हाईकोर्ट में एक वर्डिक्ट आया है, वहां पे इस एक्सेप्शन को गलत ठहराते हुए इसके अगेंस्ट में फैसला दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट में ये मसला था, दिल्ली हाईकोर्ट में जजेस ने जो है इसमें अलग अलग ओपिनियन दिए हैं। जस्टिस राजीव शेखधर साहब ने कहा है कि ये जो एक्सेप्शन है ये गलत है। वहीं जस्टिस C हरिशंकर साहब ने कहा है कि ये एक्सेप्शन जो है इट इज नॉट अमाउंट टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21। इन दोनों के अलग अलग ओपिनियन के बाद जो है ये मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इस पर डिसाइड करेगी। वैसे तो देखो, मैरिटल रेप के ऊपर गवर्नमेंट ने भी विचार करने को कहा है।
अब अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे फिर से कुछ डिसीजन देती है तो क्या ये फिर से जुडिशियल ओवररीच हो जाएगा, फिर से गवर्नमेंट के काम में इंटरफेरेंस हो जाएगा? लेट्स सी इस पे आगे भी होता क्या है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और मैरिटल रेप देखो आ जाना चाहिए, लॉ इस पे आ जाना चाहिए, नो डाउट, क्योंकि होता है समाज में, बहुत सारे पुरुष जो हैं अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नियों के साथ गलत करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बस इसका जो गलत जो मिसयूज होता है ना, वो रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद देखिए आर्टिकल में कुछ बात लिखी हुई है, वो देख लेते हैं। आर्टिकल में जो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के लिए जो फेवर में पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो देखते हैं। पहली चीज तो ये कि दैट रेप बाय स्ट्रेंजर इज वर्स देन रेप बाय हस्बैंड, इस तरीके का वर्डिक्ट जो है हाई कोर्ट में जिन्होंने फेवर किया है कि मैरिटल रेप का जो एक्सेप्शन है वो वायलेट नहीं कर रहा है आर्टिकल 14, 19 को, इस तरीके से जो कहा है। तो राइटर यहाँ पे कह रही है कि उनका ये मानना है कि दैट रेप बाय स्ट्रेंजर इज वर्स देन रेप बाय हस्बैंड। फिर इन्होंने एक और कुछ बात बोली है, नॉन कंसेंसुअल और फोर्स सेक्स विद इन मैरिज मे बी culturally normalized and legally validated through section 375 exception वाला point, but there is no foregone conclusion that marriage makes the experience of non-consensual forced sexual acts less wrong or harmful। इनका कहना है कि भैया मैरिज के बाद अगर कुछ इस तरीके की फोर्सफुल चीज हो रही है तो वो क्या आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि वो नॉर्मल हो सकता है? भले आपका कानून कह रहा है कि ठीक है, लेकिन स्टिल दैट विल बी अनओके विद द वुमेन। इसके बाद देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फोर्स सेक्सुअल एक्ट बाय पर्सन हु इज मेंट टू लव यू एंड हु हैज कंसेंट एक्सेस टू योर बॉडी बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ मैरिज कैन बी वर्स। यहाँ पे राइटर कह रही है कि यार ऐसा इंसान जो आपके साथ शादीशुदा है और उसके द्वारा आपका रेप करना ज्यादा आपको इम्पैक्ट डाल सकता है, आपको ज्यादा साइकोलॉजिकली हार्म कर सकता है, जो कि आपको उस इंसान के साथ डेली रहना है और वो आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है, आपने अपना सब कुछ उसको सौंपा हुआ, इस तरीके की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो ये राइटर है, राइटर का ये भी कहना है कि लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या करती है, गवर्नमेंट इसके ऊपर अब क्या करती है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में मामला तो बीच में आके रुक गया है। इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है फ्यूल टू फायर। अब ये क्या मसला है यार, ये कहाँ से आ गया? तो इसका देखो रशिया वर्सेज यूक्रेन की जगह ना मैंने इसका शॉर्ट में बनाया रशिया वर्सेज नेटो चल रहा है ये, ठीक है। देखो अभी क्या हुआ है पहले तो जान लो, ये देखो आपके फिनलैंड है, ये स्वीडन है, ये नॉर्वे है, ये डेनमार्क है। स्वीडन एंड फिनलैंड जो है ना ये दोनों नेटो का पार्ट बनना चाह रहे हैं। क्यों बनना चाह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे गॉडफादर साहब रहते हैं, पुतिन साहब, अब इनको भी डर है, ठीक है। फिनलैंड में तो काफी प्रोसेस बिल्कुल इनकी जो मतलब गवर्नमेंट है उनकी तरफ से बिल्कुल मंजूरी मिल चुकी है। ऑल दो अभी कल न्यूज आई थी कि टर्की ने जो है मना किया है कि भैया हम इन दोनों को नहीं एंट्री देने देंगे। टर्की भी नेटो का पार्ट है और वीटो पावर है उनके पास भी, लेट्स सी क्या होगा, वो सब एक अलग मसला है। लेकिन फिलहाल जो है वो नेटो के अंदर जो आपका स्वीडन एंड फिनलैंड है ये ज्वाइन करना चाह रहे हैं। क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं? रशिया से थ्रेट के कारण। तो राइटर जो है ना इस आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि यार दिस इज फ्यूल टू फायर, आग में घी डाल रहे हो आप भाई। आपका अभी काम होना चाहिए नेटो को शांत रख के रशिया को शांत करने का। अब इस तरीके की गतिविधि करना, जो रशिया ऑलरेडी मना कर रहा है वही चीज करना, आप रशिया को और इग्नाइट कर रहे हो कुछ गलत डिसीजन उठाने के लिए या वॉर को और बढ़ाने के लिए। यहाँ पे आपका जो कॉज होना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना, लड़ाई शांत करना, ना कि ये। तो ये राइटर के द्वारा कहा जा रहा है। नेटो के बारे में जान लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज अ मिलिट्री अलायंस और अप्रैल 1949 में ये बनी थी वॉशिंगटन ट्रीटी के थ्रू। सोवियत यूएसएसआर जो था उस समय सोवियत यूनियन, उसके अगेंस्ट में इसको बनाया गया था, बट सोवियत यूनियन तो डिसइंटीग्रेट हो गया था 90s में। लेकिन आपका जो नेटो था वो चला आ रहा था। 30 मेंबर स्टेट हैं आज की डेट में। मॉन्टेनेग्रो 2017 में एंड नॉर्थ मैसेडोनिया 2020 में द लास्ट 2 कंट्रीज हु हैव जॉइन्ड द नेटो। इसके अलावा इनका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और हेडक्वार्टर ऑफ एलिट कमांड ऑपरेशन मून्स बेल्जियम के अंदर है। नेटो का सिंपल प्रिंसिपल ये कि हम मेंबर में से अगर कोई भी कंट्री कभी प्रॉब्लम में रहेगी तो सारी कंट्री उसकी मदद करने के लिए आएंगी। तो ये बात यहाँ पे नेटो का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है। भारत ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। थॉमस कप में बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट ये होता है, बहुत ही प्रोमिनेंट बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है और उसमें भारतीय जो है वो जीत गए हैं। द इंडियन टीम प्राउडली पोजेस द थॉमस कप, द सिंबल ऑफ सुपरमेसी इन द मेंस टीम बैडमिंटन आफ्टर ब्लैंकिंग डिफेंडिंग चैंपियन इंडोनेशिया 3-0 इन फाइनल इन बैंकॉक ऑन संडे। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि थॉमस कप किस गेम से रिलेटेड है या क्या है, तो कभी गलत नहीं करना है। इट्स रिलेटेड टू बैडमिंटन। कांग्रेस विल हैव अ न्यू राइजिंग से सोनिया। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, देश दुनिया में क्या चल रहा है पता होना चाहिए। तो इन्होंने उदयपुर डिक्लेरेशन किया है, इसमें इन्होंने काफी सारे नियम बनाए हैं कि एक परिवार से एक ही सीट मिलेगी, इस तरीके की चीजें करी हैं और कहा है कि कांग्रेस जो है ये कांग्रेस का नया उदय होगा। देखते हैं।
साहा इन चार्ज, न्यू कैबिनेट सून। क्या हुआ है, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर जो पुराने थे देव साहब, इनको हटा के मानिक साहा को बना दिया गया है नया चीफ मिनिस्टर। बिप्लब कुमार देव इज रिप्लेस्ड बाय मानिक साह। तो ये यहाँ पे न्यूज है, और क्यों किया गया है क्या नहीं किया गया है, सब पॉलिटिकल चीज है, आपको इनसे कोई काम की चीज है नहीं। किलिंग ऑफ सिख इन पाकिस्तान कंडेम्ड। देखो हुआ क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो है वहां की माइनॉरिटी जो सिख कम्युनिटी है उसके 2 लोगों को मार दिया गया है, और उसके बाद इंडिया में जो हमारी पंजाब सरकार है या इंडियन गवर्नमेंट जो है कोई भी इस बात से खुश नहीं है और इसके अगेंस्ट में आवाज उठाई जा रही है। तो ये यहाँ पे न्यूज थी। इसी सबसे दिखता है ना कि क्यों सीएए की नीड थी। ये एक मतलब मेजर कारण दिख रहा है। बाय वीट टिल May 31 सेंट्रल टेल स्टेट्स। देखो बहुत ही मतलब बिल्कुल रियलिटी आपको बता रहा हूँ, आटा महंगा होने वाला है फ्यूचर में, स्टोर कर लो या गेहूं खरीद के रख लो, फ्यूचर में महंगी होंगी ये चीजें। गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्रोक्योरमेंट की डेट बढ़ा दिया है और कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट और समय तक लो। अभी एक नई न्यूज भी आई थी कि हमने वीट का एक्सपोर्ट पे भी रोक लगा दिया है। देखो क्या है पूरा मसला, इस बार जो प्रोक्योरमेंट है ना, प्रोक्योरमेंट मतलब वसूली, जो आपके पास जो वीट की संख्या है सरकार के पास, इट इज गोइंग टू डिप टू अ 15 ईयर लो। करीबन कहा यह जा रहा है कि 18.5 मिलियन टन के आसपास वीट जो है वो सरकार इकट्ठा कर पाएगी। ये लोवेस्ट है 2007 और 2008 के बाद। अब ये एक अपने आप में एक समस्या है, क्योंकि वीट जो है ना, इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप फॉर इंडियंस। ये आपके चपाती की तरह इसको लोग यूज करते हैं, एज वेल एज आप इसको देखते हो कि अलग अलग स्टेट्स में इसका कुछ अलग अलग खाद्य उत्पाद बनाए जाते हैं, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप फॉर इंडिया। अब यहाँ पे क्या है, देखो वीट के बारे में थोड़ा सा और जान लो। इसका टेम्परेचर जो इसको उगाने में चाहिए होता है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है सोइंग टाइम पे, एंड रिपनिंग एंड हार्वेस्टिंग टाइम पे 21 से 26 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। रेनफॉल जो है वो 75 से 100 सेंटीमीटर की चाहिए होती है। कहाँ ज़्यादा ये उगाए जाते हैं तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में हम हैं इंडिया आफ्टर चाइना। इवन यूक्रेन और रशिया भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीट उगाते थे, इसीलिए अभी वीट की जो मार्केट में वैल्यू है ना वो बहुत बढ़ गई है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया में तो काम काइंड ऑफ खराब ही हो चुका है। इसीलिए भारत ने काफ़ी ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट कर दिया है। इसी वजह से अब हमारे यहाँ वीट की कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा और भी कारण है, प्रोडक्शन कम हुआ है इंडिया के अंदर। क्यों कम हुआ है, क्योंकि मार्च के महीने में गर्मी जो है कुछ ज़्यादा पड़ गई थी जितनी नीडेड थी, इस वजह से काफ़ी सारी फसल खराब हो गई थी। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं, व्यापारी जो हैं, बिचौलिया जो हैं, वो वीट को स्टोर कर रहे हैं इस कारण से, क्योंकि उनको लग रहा है कि रशिया यूक्रेन के चक्कर में वीट की कीमत बढ़ेगी। जो बढ़ेगी तो ये उस समय निकालेंगे जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा। काफ़ी सारे फार्मर्स ने भी कटाई का काम थोड़ा सा रोक दिया है, वो भी चाह रहे हैं कि थोड़ा लेट करें, जिससे कि जब दाम बढ़े तब वो पैसा अच्छे से कमा सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखो आम जनता को तो जो पड़ेगा पड़ेगा, इन्फ्लेशन आ ही रहा है, सब देख ही रहे हो। सरकार को भी ये पड़ेगा कि जो नॉर्मल मिड डे मील स्कीम है या इस तरीके की स्कीम्स है ना, उसके लिए सरकार के पास वीट है, लेकिन जो उनकी एक्स्ट्रा स्कीम्स होती है जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना या कुछ इस तरीके की, तो वहां के लिए वीट की जो कमी है ना वो पड़ सकती है सरकार के पास। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं। वीट प्रोक्योरमेंट 2 तरीके से करती हैं सरकार, एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, एक होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है थ्रू एफसीआई, या फिर वो स्टेट से कहती है कलेक्ट करो और एफसीआई को सबमिट कर दो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है, सरकार उनको कोटा बताती है यहाँ यहाँ इतना इतना करना है, और स्टेट गवर्नमेंट ही उसको अपने हिसाब से बांट देती है जैसा जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट उनको निर्देश देती है। तो ये 2 तरीके होते हैं। नॉर्थ कोरिया रिपोर्टेड 15 मोर सस्पेक्टेड कोविड डेथ। तो नॉर्थ कोरिया के अंदर चीजें जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, आंकड़ा तो बहुत ज्यादा आ रहा है फीवर एंड एवरीथिंग का, और इसी वजह से नॉर्थ कोरिया के अंदर आप देख सकते हो कि अब कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं कंपेरेटिवली टू द पहले यहाँ पे सुनने में भी नहीं मिलता था, बट अब जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हो चुका है। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर आपके एंड्रयू साइमंड्स जो हैं, इनका देहांत हो गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही दुखद न्यूज़ है। बहुत ही शानदार क्रिकेटर थे जब ये खेलते थे, 2 वर्ल्ड कप विनर टीम के हिस्सा भी थे, बट अब फिलहाल जो है इनका देहांत हो गया है। आईपीएल में भी इन्होंने डेक्कन चार्जर्स मुंबई इंडियंस की तरफ से खेला हुआ है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अब जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एंड्रयू साइमंड्स जी के बारे में देखा, नॉर्थ कोरिया के बारे में देखा, आटा महंगा हो सकता है इसके बारे में देखा, एंड देन हमने यहाँ पे देखा कि पाकिस्तान में जो सिख कम्युनिटी के साथ हो रहा है, त्रिपुरा में चीफ मिनिस्टर चेंज हो गए हैं, कांग्रेस विल बी हैविंग ए न्यू राइजिंग, ऐसा सोनिया गांधी जी मान रही हैं, होगा नहीं होगा ये अपने आप में एक डिबेटेबल बात है।
थॉमस कप देखा हमने, नेटो के बारे में देखा, स्वीडन के बारे में देखा, फिनलैंड के बारे में देखा, हमने एडिटोरियल्स देखे जिसमें एक मैरिटल रेप का एडिटोरियल देखा, सेडिशन का एडिटोरियल देखा। इसी के अलावा ये क्विज का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, अगर कोई भी आपको जवाब जो इसमें से सही लग रहा हो कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। एक स्टूडेंट थे, उनका मुझे आज मैसेज आया था कि सर जो है मेरे पेरेंट्स जो हैं या फिर मेरे जो रिलेटिव्स हैं मुझे बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, एग्जाम में 1 महीने ही रह गया है, काफ़ी नेगेटिविटी आ रही है। एक मेरे रिलेटिव हैं जो मेरे को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रहे हैं और मुझे ऐसा फील करा रहे हैं कि उनका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे सब चीज़ों के लिए ना मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, मन में ये जवाब दीजिएगा इन लोगों को। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आने में है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आने में है, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो ये जो आप चीज़ है ये उन लोगों को बताइएगा, उन लोगों से कहिएगा। और आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हो, सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।